दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता एकेडमी चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में लिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, और इसको प्रेजेंट किया जो है यूपी फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना। इसको प्रेजेंट किया यूपी फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना। ठीक है, जो टोटल बजट था दोस्तों, टोटल बजट था 6,90,242 लाख करोड़ और 43 जो है लाख। टोटल बजट जो है 6,90,242 करोड़ और 43 लाख रुपए का। तो हम पॉइंट मेन याद रखेंगे, बजट कितने का था? 6.90 लाख करोड़। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया है इसमें, उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सांकेतिक वृद्धि दर 19% जो है अनुमानित है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फाइनेंस ईयर है 23-24 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि दर जो है 19% का अनुमान लगाया गया है। तो हमारा दोनों ही पॉइंट सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बी में जो है 1 और 2 दोनों दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में हरित क्रांति के संबंध में सही नहीं है? कौन सा इसमें पॉइंट सही नहीं है? पहला पॉइंट दिया है, इसे वर्ष 1960 के दशक में भारत के खाद्य संकट की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। 1960 के दशक में जो है भारत में खाद्य संकट की समस्या को दूर करने के लिए और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इसको बढ़ाने के लिए जो है शुरू किया गया था। और इसके लिए जो है क्रॉस ब्रीडिंग और आनुवांशिकी संशोधन के माध्यम से जो है डेवलप किया गया और ऐसे अच्छे बीजों का जो है रूप में अपनाया गया जो अधिक जो है फसल दे सके। तो वर्ष 1960 के दशक में भारत के खाद्य संकट की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया, बिल्कुल ये सही है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है देखा जाए तो ये जो है 1966-67 में जो है स्टार्ट हुआ। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में यदि पूछता है हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड में, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट दिया है कि यह अधिक उपज वाले बीजों की किस्मों की शुरुआत पर केंद्रित था। तो बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट भी सही है कि 1960 में जो है खाद्य संकट के समय में स्टार्ट किया गया। इससे कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हुई। यस, नए टेक्नोलॉजी और अच्छे किस्म के बीजों के प्रयोग करने से जो है उत्पादकता, ठीक है, और उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई। लास्ट पॉइंट डी दिया है, यह परंपरागत कृषि तकनीकों के उपयोग पर सर्वाधिक निर्भर था। ये पॉइंट गलत है। और यही पूछा है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो आंसर जो है आपका ये डी सही हो जाएगा। ठीक है, जिस समय भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ उस समय भारत में जो है कृषि एवं खाद्य मंत्री थे जगजीवन राम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर
3। निम्नलिखित में से किस वर्ष की औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान माना गया? 1948, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1977 और ऑप्शन डी 1980 है। तो 1956 सरकार ने जो है वर्ष 1956 को औद्योगिक नीति के माध्यम से अपनी पहली औद्योगिक नीति को संशोधित किया और इस प्रस्ताव के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भी आधार तैयार किया गया। इसी योजना ने समाजवादी स्वरूप के लिए एक आधार का निर्माण किया। इसलिए जो है देखिए 1956 को भारत के आर्थिक संविधान अथवा राज्य पूंजीवाद के बाइबल के रूप में भी देखा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दिया है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र और दूसरा दिया है गतिविधि जो है। तो प्राथमिक क्षेत्र देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में जो है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के दौरान होने वाली आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो है कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे कृषि है, खनन है, तेल अन्वेषण, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है आपका हो जाएगा ए का 3, प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा ए का 3। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र में जो है जो कच्चे माल प्राप्त होते हैं कृषि से या खनन से, तो प्राथमिक क्षेत्र में तेल अन्वेषण आपका ये ऑप्शन हो जाएगा ए का 3। द्वितीयक क्षेत्र में जो है जो कच्चे माल से हम निर्माण करते हैं, विनिर्माण करते हैं और इसमें लगभग जो है 50% लोग शामिल हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र जो है विनिर्माण से संबंधित है। देखिए ए का 3 और बी का 4, ऑप्शन देखिए ए का 3 बी का 4। तो पहला ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, इसको कट कीजिए। ए का 3 बी का 4, तो डी में भी जो ए का 3 और बी का 1 दिया, ये भी गलत है। यानी अब ए का 3 होना चाहिए और बी का 4, यानी कि बी भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। ये है एलिमिनेशन मेथड। प्राथमिक क्षेत्र तेल अन्वेषण से संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण से संबंधित है, तृतीय क्षेत्र जो है संचार से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र जो है संचार से संबंधित है। जैसे आपके एजुकेशन हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो ये सेवा अर्थव्यवस्था भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सी टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023-24 के अनुसार, ठीक है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। तो ये जो है आंसर डी सही है, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक अफेयर सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में स्थान दिया गया? ठीक है, तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 जो जारी किया गया, इसके तहत जो है हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जो है मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 2022 में इसका जो थीम था, सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य को वैश्विक प्राथमिकता बनाना। तो 7 का आंसर दोस्तों डी सही है। नेक्स्ट, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पॉइंट दिया है, ECLGS को वित्तीय संकट से उबरने के लिए व्यावसायिक उद्यमों या MSMEs के लिए लॉन्च किया गया है। दूसरा पॉइंट, सिविल डेटा से पता चलता है कि ECLGS उधारकर्ताओं की गैर निष्पादित संपत्ति दरें कम थी। इसमें पहला जो पॉइंट दिया है कि ECLGS को वित्तीय संकट से उबरने के लिए व्यावसायिक उद्यमों या MSMEs के लिए लॉन्च किया गया, तो दोस्तों ये पॉइंट पहला बिल्कुल सही है।
दूसरा दिया है कि सिविल डेटा से पता चलता है कि ECLGS उधारकर्ताओं की गैर निष्पादित संपत्ति दरें जो है कम थी। ठीक है, तो सिविल डेटा से यह पता चला कि ECLGS उधारकर्ताओं की जो है गैर निष्पादित संपत्ति दरें उन उद्योगों की तुलना में कम थी जो ECLGS के लिए पात्र थे। ठीक है, तो अतः दूसरा जो हमारा कथन है, स्टेटमेंट है, पॉइंट है, ये भी सही है। तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा बी, जिसमें दोनों दिया गया है। ऑप्शन बी टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संदर्भ में मूल्य है। ठीक है, विनिमय दर एक्सचेंज, यह एक मुद्रा की किसी दूसरी मुद्रा के मूल्य के संदर्भ में है। तो ये बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, भारत ने स्थिर विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है। नहीं, भारत ने जो है स्थिर नहीं, बल्कि जो है भारत ने फ्लोटिंग जो है विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अपनाया है। भारत ने जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, विनिमय दर यानी इसी को इंग्लिश में एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दूसरा जो पॉइंट है वो गलत हो गया, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। 2022 के जो है नोबेल पुरस्कार विजेता, ये मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पूछा गया है। तो ऑप्शन सही है दोस्तों, स्वाते पाबो, स्वाते पाबो जो है। ठीक है, 11, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए कितनी राशि प्रस्तावित किया है? तो दोस्तों 550 करोड़ रुपया, ऑप्शन सही है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 12, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसी को हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। तो इसके संबंध में देखिए, पहला पॉइंट, इसने पहली बार 1977-78 में धान के लिए जो है निर्धारित किया गया था। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संबंध में, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के संबंध में है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला पॉइंट दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा जो है ये घोषित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट दिया है कि पहली बार 1977-78 में धान के लिए निर्धारित किया गया था। तो ये जो है गेहूं के लिए निर्धारित किया गया था 1966-67 में, जो है सबसे पहले 1966-67 में जो है MSP जारी किया गया था गेहूं के लिए। तो पहला जो है, इसलिए हमारा पॉइंट हो गया गलत। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर निर्धारित है। तो ये जो है दूसरा पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट देखिए, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 22 अनिवार्य फसलों के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें जो है FRP गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पे ही आधारित है ये। तो इसमें 22 अनिवार्य जो फसल है वो शामिल है MSP में। तो ये दूसरा पॉइंट सही था, तीसरा पॉइंट भी सही हो गया। MSP पर अंतिम निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा लिया जाता है। ये गलत है। जो MSP पर जो है, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। तो MSP पर जो अंतिम फैसला है आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है CCEA लेती है। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट भी गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा C, 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिया है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। यहाँ पे औद्योगिक संस्थान उनके नाम दिए गए हैं और लोकेशन दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ये जो है दिल्ली में है, बिल्कुल सही है, पहला हो गया सही ए। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम मुंबई, ये भी सही है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये जो है कोलकाता दिया गया है, जबकि इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। जो औद्योगिक विकास बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र। इसलिए दोस्तों ये हो गया गलत, ऑप्शन सी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, तो इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो ऑप्शन जो है यही पूछा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी सुमेलित नहीं है। सी को टिक कीजिए दोस्तों और आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, वाशिंगटन सहमति के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला पॉइंट है सार्वजनिक व्यय को सब्सिडी से हटाकर महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विकास समर्थक क्षेत्रों में मोड़ना यानी डाइवर्जन करना, तो ये पहला पॉइंट दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा है मुक्त रूप से फ्लोटिंग मुद्रा विनिमय के माध्यम से प्रतिस्पर्धी विनिमय दरों को प्रोत्साहित करना, तो दूसरा पॉइंट भी यहाँ दोस्तों सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम विकास योजना का उल्लेख किया गया था, यह फ्लैगशिप योजना है। तो ये फ्लैगशिप योजना है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का जो है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का। हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम विकास योजना का उल्लेख किया गया था, यह फ्लैगशिप योजना है। आंसर डी से ये दोस्तों अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 जीता है? क्वेश्चन नंबर 16 ये जो है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, इसको जो है टिक कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर बताइए। आंसर सी हो जाएगा, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 ये जीता हैदराबाद ने। भारत में कितने अधिसूचित हाथी अभ्यारण्य है? भारत में जो है कितने अधिसूचित हाथी अभ्यारण्य है? तो ये जो है 33 हैं। आंसर बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। तो कितनी गिरावट आई है ये हम देख रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। तो कितने परसेंट की गिरावट आई है? ऑप्शन जो है सही है आपका 7.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला पॉइंट, इसे वर्ष 1945 में यूरोप की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए बनाया गया था। तो पहला पॉइंट दोस्तों इसलिए गलत है क्योंकि 1945 में नहीं बल्कि 1944 जो है ईस्वी में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के जो है टाइम है, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जो है मदद के लिए ये पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD का जो है गठन हुआ था, इसलिए पहला हो गया गलत। वर्तमान में इसके 189
सदस्य हैं। तो ये दूसरा पॉइंट दोस्तों बिल्कुल सही है। वर्तमान में जो है आईबीआरडी इसके जो सदस्य हैं वो 189 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में आयोजित 6वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम क्या थी? यहाँ पे देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस की जो थीम है वो थी न्यू डिजिटल यूनिवर्स। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दूसरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश के सभी 2.26 करोड़ परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, पहला जो पॉइंट दिया है कि 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, इसके लिए जल जीवन मिशन के लिए, तो ये जो है गलत है, क्योंकि जल जीवन मिशन के लिए जो है 25,350 करोड़ जो है आवंटित किया गया है। तो पहला हमारा पॉइंट गलत हो गया। उत्तर प्रदेश के सभी 2.26 करोड़ परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखिए सी, टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 22, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और पीडीएस ये स्टार्ट हुआ था आज़ादी के टाइम ही, जो स्टार्ट हो गया था। देखिए, जून 1947 में ही इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो आरपीडीएस है, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये 1997 में नहीं, ये गलत है। आरपीडीएस जो है ये स्टार्ट किया गया दोस्तों 1992 में, इसलिए पहला पॉइंट गलत हो गया। आरपीडीएस के तहत लाभार्थियों को 2 श्रेणियों, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो ये आरपीडीएस के तहत नहीं बल्कि टीपीडीएस, ठीक है, बल्कि जो है टीपीडीएस के जो है तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। टीपीडीएस के तहत लाभार्थियों को 2 श्रेणियों, गरीबी रेखा से नीचे या बीपीएल परिवार और गरीबी रेखा से जो है ऊपर के परिवार या एपीएल में बांटा गया था। इसलिए क्या है, दूसरा पॉइंट भी गलत हो गया। तो ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? डी, न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है, ये नीति आयोग के द्वारा जो है गरीबी का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, शुद्ध घरेलू उत्पाद के बराबर है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसी को शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? इसी को इंग्लिश में शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर है, आंसर जो है सी सही हो जाएगा यहाँ पे, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, यानी एनडीपी इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जो ह्रास होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो एनडीपी इक्वल टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन।
तो आंसर सी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं यानी सप्तऋषि का उल्लेख किया गया था, इनमें से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं यानी सप्तऋषि का उल्लेख किया था निर्मला सीतारमण जी ने, तो इनमें से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, सप्तऋषि में जो है जो 7 योजनाएं हैं वो देखिए, सबसे पहला है आपका समावेशी विकास। सबसे पहले क्या है, यह है पहला पॉइंट समावेशी विकास। जो दूसरा है पॉइंट वो है रीचिंग द लास्ट माइल, मतलब आखिरी व्यक्ति तक पहुंच और वंचितों को वरीयता। ठीक है, इसको दोस्तों इंग्लिश में लिख देते हैं रीचिंग द लास्ट माइल, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। हिंदी वाले हिंदी में भी बता दिया हमने, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, रीचिंग द लास्ट माइल, रीचिंग द लास्ट माइल मतलब सबसे निचले व्यक्ति को भी जो है वो सारी सुविधाएं मिल सके। तीसरा पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी बुनियादी ढांचे और निवेश, बुनियादी ढांचे और निवेश। चौथा पॉइंट क्षमता विस्तार, पांचवा पॉइंट हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ। युवा शक्ति, यूथ पावर, छठा क्या है, युवा शक्ति यानी यूथ पावर। और सातवां है दोस्तों वित्तीय क्षेत्र, यानी जो है देखिए सातवां यही हो गया, वित्तीय क्षेत्र यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर। अब आपको बताना था कि 22-23 जो केंद्रीय बजट है सप्तऋषि उल्लेख किया गया, इनमें से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? तो देखिए समावेशी विकास ये तो है, आंसर नहीं होगा। हरित विकास भी है, वित्तीय क्षेत्र भी है, तो महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण जो है सप्तऋषि का हिस्सा नहीं है। तो 25 का दोस्तों हो जाएगा आंसर ए, 25 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्टेट फास्ट नून अभ्यास आयोजित करता है? स्टेट फास्ट नून अभ्यास ये नाटो का वार्षिक परमाणु अभ्यास है और इसमें 14 देश और विभिन्न प्रकार के जो है 60 विमान शामिल हैं, जिनमें चौथी और पांचवी पीढ़ी यानी 4th और 5th जनरेशन के भी जो है आपके फाइटर जेट हैं, साथ ही जो है जो निगरानी करने वाले और टैंकर विमान भी शामिल हैं। ठीक है, तो स्टेट फास्ट नून जो अभ्यास है ये नाटो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के संदर्भ में लिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता जो नीति है 2022, उत्तर प्रदेश में स्थायी और स्वच्छ गतिशीलता समाधानों और बुनियादी ढांचे को अपनाने को बढ़ावा देना है और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने हेतु भारत के अग्रणी राज्यों में से एक बनना है, यह है टारगेट। तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड चार्जिंग अधोसंरचना के निर्माण हेतु निवेश के समन्वय एवं सुविधा हेतु नोडल एजेंसी है, ये बिल्कुल जो है गलत है। पहला पॉइंट, ये नोडल एजेंसी नहीं है।
चार्जिंग अधोसंरचना के निर्माण में समन्वय और निवेश की जो सुविधा है, इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया गया। पावर कॉरपोरेशन जो लिमिटेड दिया गया है उसको नहीं बनाया गया है। जस्ट 1 मिनट, ये यहाँ दिया गया है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि गलत है। यहाँ पे जो है इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी बनाया गया है। क्या बनाया गया इसके लिए? इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट हो गया गलत। दूसरा, चार्जिंग स्टेशनों को 50% की दर से एक मुफ्त पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 50 लाख प्रति यूनिट के अधीन होगा। तो 50% जो दिया गया है, चार्जिंग स्टेशनों को 50% की दर से एक मुफ्त पूंजी अनुदान प्रदान किया जाएगा। 50% नहीं, ये गलत है। ये जो है 20% जो है अनुदान प्रदान किया जाएगा। कितना? 20%। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा गलत हो गया है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? न तो एक न तो दो, यानी ऑप्शन ये डी में दिया गया है। न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है। चलो ठीक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023 में औसत जीएसटी संग्रह बढ़कर हो जाएगा। तो जीएसटी जो है बढ़कर कितना हो जाएगा? 1.49 लाख करोड़। जो फाइनेंशियल ईयर है 2023, इसमें हमारा जीएसटी बढ़कर जो है 1.49 हो जाएगा लाख करोड़। इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किस संगठन का एक हिस्सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो वित्त निगम है, यानी द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किस संगठन का एक हिस्सा है? तो यह है विश्व बैंक का हिस्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे 2022 यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो है सृष्टि बख्शी ने जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 भारतीय राज्यों के माध्यम से 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू किया। तो ये सृष्टि जो है बख्शी को मिला यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए बजट राशि आवंटित किया है। ऑप्शन ए है 1406 करोड़, ऑप्शन बी दिया है 1506 करोड़, ऑप्शन सी दिया है 1906 करोड़ और ऑप्शन डी दिया है 1306 करोड़। इसके लिए 1306 करोड़ यानी 1306 करोड़ रुपए जो है दिया गया है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो वक्तव्य यानी स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट ए देखिए, विश्व व्यापार संगठन के ग्रीन बॉक्स में कृषि सब्सिडी शामिल है जो व्यापार के लिए न्यूनतम या कोई विकृति नहीं रखती है। रीजन दिया है, इस श्रेणी के तहत सब्सिडी बिना सीमा के अनुमति दी जाती है। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन के ग्रीन बॉक्स में कृषि सब्सिडी जो है शामिल है, ये बिल्कुल सही है। ग्रीन बॉक्स, इसमें जो है केवल उन्हीं की सब्सिडी की अनुमति है जो व्यापार में न्यूनतम या कोई विकृति पैदा नहीं करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया बिल्कुल सही। नीचे इस श्रेणी के तहत सब्सिडी बिना सीमा के अनुमानित दी जाती है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। इनमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल है, इसलिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की अनुमति बिना जो है किसी सीमा के दिया जाता है, क्योंकि इसमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास चूंकि शामिल है, तो इसीलिए जो है बिना जो है टाइम लाइन के, बिना समय सीमा के लिए जो है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की अनुमति दिया जाता है। तो ये पॉइंट आर भी सही है, रीजन भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, बेसल समझौता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो बेसल समझौता है दोस्तों, ये जो है बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। ठीक है,
इसमें बैंकों का पर्यवेक्षण किया जाता है और इसमें वित्तीय जो संस्थाओं के जोखिमों का मूल्यांकन किया जाता है। तो 33 का जो है दोस्तों ये सही है बी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक विकसित किया? तो दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे भूटान। तो भूटान ने जो है सबसे पहले ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स यानी GNH स्टार्ट किया 1972 से। किसने? भूटान ने जो है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष रखा गया है। स्किल सेल एनीमिया, स्किल सेल जो रोग है वंशानुगत लाल रक्त कोशिका विकारों का एक समूह है। ठीक है, तो स्किल सेल जल्दी मृत हो जाते हैं जिससे लाल रक्त कोशिकाओं की लगातार कमी हो जाती है। इसके अलावा जब वे छोटी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से यात्रा करते हैं तो वे फंस जाते हैं और रक्त प्रवाह को रोक देते हैं। यह दर्द और अन्य गंभीर जटिल जो है बीमारी जैसे कि संक्रमण और तीव्र चेस्ट सिंड्रोम और स्ट्रोक का कारण भी बनते हैं। तो यहाँ देखिए 2023-24 के अनुसार स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन कब इसको जो है समाप्त करने का जो है टारगेट रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। तो आंसर सी सही है 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इसका जो है 21 अक्टूबर 2022 को जो है भारत ने पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है स्टार्ट किया। कब? 21 अक्टूबर 2022। कहाँ पे स्टार्ट किया? मुंबई में। आंसर हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बागवानी मॉडल ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। विकास खंड स्तर पर यानी ब्लॉक लेवल पर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बागवानी मॉडल डेवलप करने का जो निर्णय लिया है वो है आपके ब्लॉक लेवल यानी विकास खंड स्तर पर। आंसर सी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान से देखिए। वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत का सकल FDI 2.6% तक बढ़ गया है। तो जो FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये GDP के औसत 2.2% से बढ़कर जो है अब 2.6% हो गया है। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल जो है सही है। दूसरा पॉइंट, वित्तीय वर्ष 2022 में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक सकल FDI प्रवाह दर्ज किया गया। तो 2022 में जो है 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम वार्षिक सकल FDI जो है प्रवाह दर्ज किया गया था। तो दूसरा पॉइंट दिया यहाँ पे 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि गलत है दूसरा पॉइंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन ए, टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के कितने सदस्य देश जो है शामिल हैं? ठीक है, एशियाई विकास बैंक यानी इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या बोलते हैं दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो है 68 यानी 68 जो है देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी गई। विश्व के पहले, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको जो है टिक कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी गई, यह है भावनगर, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। ये जो बंदरगाह है
40,024 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। दुनिया के जो है चौथे सबसे बड़े लॉक गेट सिस्टम के साथ साथ दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी जो है ढांचा से जो है और सर्विस से जो है ये संपन्न होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। कुछ यहाँ पे योजना और मिशन दिया गया है और उत्तर प्रदेश में जो बजट 2023-24 में उसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है वो भी दिया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसके लिए जो है 12,631 करोड़ यानी ए का हो गया ऑप्शन 2। आयुष्मान भारत योजना के लिए जो है 400 करोड़ यानी बी का हो गया 4। अभी हम एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे। देखिए ए का 2, जिसमें ए का 2 नहीं है उसको कैंसिल कीजिए यानी ऑप्शन ए खत्म। नीचे देखिए ऑप्शन डी भी खत्म हो गया, ए का 2 नहीं है। सी भी खत्म, यानी सिर्फ हमें यहाँ पे एक अगर याद है तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों ने क्या किया, आंसर निकाल लिया, बी सही है। यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 12,631 करोड़। आयुष्मान भारत योजना इसके लिए जो है 400 करोड़। सामूहिक विवाह योजना इसके लिए जो है 600 करोड़। चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला योजना इसके लिए जो है 1,050 करोड़, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में औद्योगिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला पॉइंट है भारत में पहली औद्योगिक नीति वर्ष 1948 में लागू की गई थी। दूसरा पॉइंट, वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति ने सभी उद्यमों के लिए लाइसेंसिंग में ढील दी। भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 में कब लागू हुआ, ये 1948 में, तो ये 8 अप्रैल 1948 को भारत में पहली औद्योगिक नीति स्टार्ट हो गई, इसलिए पहला जो है पॉइंट सही हो गया। दूसरा है वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति ने सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग में ढील दिया, थोड़ा सा लिबरल कर दिया लाइसेंस के लिए। तो ये वर्ष 1991 दिया है। यहाँ पे क्या दिया है कि नई नीति में 18 उद्योग को छोड़ करके जो है सभी पर लाइसेंसिंग को हटा दिया गया, और अभी तक केवल 5 उद्योग जैसे शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, रक्षा उपकरण और औद्योगिक विस्फोटकों के लिए लाइसेंसिंग जो है अनिवार्य है। तो नई जो औद्योगिक नीति है इसमें जो है सबको ढील नहीं दिया गया है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया गलत, ऑप्शन सही हो जाएगा 42 का ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक के संकेतक है। मानव विकास सूचकांक के संकेतक हैं, देखिए तो यहाँ पर जो है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक के संकेतक हैं। तो पहला पॉइंट दिया है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, बिल्कुल सही है। दूसरा है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष यानी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, ये पॉइंट भी सही है। लेकिन चौथा जो पॉइंट दिया है पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है सकल राष्ट्रीय आय। चौथा जो विकास के सूचकांक है मानव विकास के, वो है सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, जिसको इंग्लिश में GNI यानी ग्रॉस नेशनल इनकम, इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो इसलिए चौथा पॉइंट हो गया गलत।
तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है जिसमें तीनों हो 1 2 3, क्योंकि तीनों पॉइंट सही हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में केंद्रीय बजट में उल्लेखित भारत श्री संबंधित है। भारत श्री संबंधित है किससे? तो ये जो है संग्रहालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, निशस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ये जो है 24 से 30 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के हरित ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की फर्मों द्वारा प्रस्तावित निवेश कितना है? 19,000 करोड़। उत्तर प्रदेश के हरित ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की फर्मों द्वारा प्रस्तावित निवेश 19,000 करोड़। तो चलिए क्वेश्चन 48 देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था? दोस्तों राजकोषीय घाटा जो है वित्तीय वर्ष 2021 में, आपको भी पता है कोरोना के कारण जो है, महामारी के कारण ये जीडीपी के जो है 9.2 जो है परसेंट तक पहुंच गया था, 9.2% तक। वहीं 2022 में जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ और ये जो है जीडीपी के 6.7% तक, और 2023 में उम्मीद है ये जो है 6.4% तक पहुंचने का अनुमान है। तो आंसर यही पूछा है कि 2022 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था? कितना था देखिए 2022 में 6.7%। तो ऑप्शन जो है डी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसमें देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, पहला पॉइंट, इसका जो मुख्यालय है संघाई में है। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? चाइना के जो है, चाइना के संघाई में है। ठीक है, चाइना के जो है संघाई में है, बिल्कुल सही है। तो पहला पॉइंट सही हो गया। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने किया। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने किया, तो ब्रिक्स देशों ने मिलकर किया, ये दूसरा पॉइंट भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहे लुहांस्क और दोनेस्क यूक्रेन के किस भाग में स्थित हैं? दोस्तों इसे जो है डबल स्टार लगाइए ये क्वेश्चन पे, क्योंकि यूक्रेन जो है काफ़ी चर्चा में है और ये इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो लुहांस्क और दोनेस्क यूक्रेन के किस भाग में स्थित है? तो ये जो है पूर्व में यानी ईस्टर्न में क्षेत्र में स्थित हैं। आंसर बी, पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, पूर्वी भाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए 51। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य औषधि अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो ये जो है 20 करोड़, 20 करोड़ का जो है आवंटन किया गया है। ऑप्शन जो है सी टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? अमृत योजना, तो ये जो है 2015 में स्टार्ट हुआ था अमृत योजना। ये जो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी अमृत योजना को 25 जून 2015 को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, और शुरू में ये चुनिंदा 500 जो है शहरों और कस्बों के लिए ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला पॉइंट, इसे 2012 में लॉन्च किया गया। ठीक है, इसे जो है 2012 में लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, यह एक असूचीबद्ध कंपनी द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त पूंजी पर लगाया जाता है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इट इज़ लेविड यानी लगाया जाता है ऑन द एक्सेस कैपिटल रेज्ड बाय एन अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट सही है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित उद्योगों को उनके महत्व के आधार पर
अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला पॉइंट दिया है विद्युत, दूसरा प्राकृतिक गैस, तीसरा उर्वरक, चौथा कच्चा तेल। तो सबसे पहले इसमें विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका जो है, एक के बाद क्या आ जाएगा, एक के बाद आ जाएगा आपका 4 कच्चा तेल। इसके बाद प्राकृतिक गैस यानी 1 4 2, और लास्ट में बच गया 3 उर्वरक 1 4 2 3, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ए। जो आपका IIP है यानी इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब क्या होता है, अधिक से कम के तरफ, अधिक से कम के तरफ। तो सबसे पहले विद्युत, विद्युत के बाद कच्चा तेल, कच्चा तेल के बाद प्राकृतिक गैस, और इसके बाद उर्वरक। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, मिशन कर्मयोगी का संबंध है। मिशन कर्मयोगी का संबंध है सिविल सेवकों से, ठीक है। मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सिविल सेवकों के लिए जो है इनकी क्षमता निर्माण योजनाएं बनाने के लिए तथा कार्यान्वित की जा रही है, ठीक है। मिशन कर्मयोगी का संबंध है सिविल सेवकों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी किया। आंसर जो है बी सही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी, नैरोबी, ठीक है। UNEP ये काफ़ी बार पूछा गया है इसलिए हमने बता दिया आपको, UNEP हेडक्वार्टर जो है नैरोबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस 2022 का आयोजन किया गया ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित करों को संघ सरकार के कर प्रोफाइल में उनके योगदान के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है अधिक से कम की तरफ। तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है आपका जो है नंबर 2 हो जाएगा। पहले जस्ट 1 मिनट, ये वस्तु एवं सेवा कर नंबर 2 हो जाएगा सबसे पहले। इसके बाद व्यक्तिगत जो है आयकर यानी 1, इसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 4, और इसके बाद बच गया आपका सीमा शुल्क सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा दोस्तों ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया, GST। तो GST जो है आपको भी पता है 1 जुलाई 2017 को जो है स्टार्ट किया गया। तो पहला तो पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है यह प्रत्यक्ष कर का एक रूप है जहां खरीदार वस्तुओं के लिए सीधे भुगतान करता है। नहीं, ये जो है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो दूसरा जो पॉइंट दिया गया दोस्तों ये है गलत। अब ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा, केवल पहला सही है तो ऑप्शन जो है ए दिया है नंबर 1, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से किसे UNHCR नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2023
2022 से जो है सम्मानित किया गया। तो UNSRC नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 जो है जर्मन संघ की पूर्व चांसलर डॉक्टर एंजेला मर्केल को ये दिया गया। 2022 का जो नॉनसेंस रिफ्यूजी अवार्ड था दोस्तों, ये जर्मनी की जो चांसलर हैं, अभी नहीं है, अभी ये चेंज हो गई हैं, पहले यही थी, तो डॉक्टर एंजेला मर्केल को जो है दिया गया। ऑप्शन देखिए डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने सड़कों के रखरखाव के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है राज्य सड़क निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 62 देखिए, पहला दिए वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में इसकी घोषणा किया गया था। जी बिल्कुल किया गया था। दूसरा पॉइंट है अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने NIP पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो दूसरा पॉइंट भी दोस्तों सही है। तीसरा पॉइंट दिया यह 200 करोड़ से अधिक की बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं का गठन करता है। तो 200 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ से अधिक, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ जो 200 करोड़ दिया है ये गलत है, यहाँ पे है 100 करोड़, 100 करोड़ से अधिक परियोजना, तो इसलिए तीसरा पॉइंट गलत। चौथा दिया है द इनिशियल सैंक्शन अमाउंट फॉर NIP वाज 100 करोड़। तो 100 करोड़ नहीं दोस्तों, यहाँ पे गलत है। जो इनिशियल अवसंरचना परियोजनाओं पर NIP के लिए जो प्रारंभिक स्वीकृत राशि थी वो 100 नहीं बल्कि 102 करोड़ था। तो इसलिए जो है चौथा पॉइंट भी गलत हो गया। तो 62 का ए सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पे कुछ जनजातियाँ दिया गया है और स्टेट दिया गया है, आपको बताना है जो है कौन से सही है। देखिए बुक्सा, तो बुक्सा जो जनजाति है उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। बुक्सा जनजाति जो है उत्तराखंड में, ये बिल्कुल पॉइंट सही है। खरवार जो है छत्तीसगढ़ दिया है जो कि गलत है। खरवार जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में निवास करती है, ठीक है, इसलिए गलत है। मारिया जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसलिए ये पॉइंट भी गलत हो गया। गरासिया जनजाति है मीणा व भील के बाद राजस्थान की तीसरी, जो गरासिया जनजाति है मीणा व भील जनजाति के बाद तीसरी जो है सबसे बड़ी जनजाति है। और गरासिया जो है मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ये कहाँ पे रहती है, ये जो है राजस्थान में। तो कौन सही सुमेलित है, केवल ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 64, आधिकारिक राष्ट्रीय योजना प्रयोग की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश में हुई। द ऑफिशियल नेशनल प्लानिंग एक्सपेरिमेंट हैज इट्स ओन। आधिकारिक राष्ट्रीय योजना प्रयोग की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश में हुई है। क्वेश्चन 64, ऑप्शन ए सही है, रूस में। PM प्रणाम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, PM प्रणाम संबंधित है रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से। PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अम्लियोरेशन ऑफ मदर अर्थ से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसमें बायो CNG विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए ये जो है लखनऊ में और प्रयागराज में।
ऑप्शन जो है देखिए 1 एंड 4, पहला ही सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर मासिक औसत प्रतिफल रहा 10.3%, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे का वित्त पोषण शब्द संदर्भित करता है, घाटे का वित्त पोषण शब्द संदर्भित करता है ऑप्शन सी, घाटे के वित्त पोषण हेतु धन जुटाने को। घाटे के वित्त पोषण का अर्थ है घाटे के वित्त पोषण हेतु धन जुटाना, जो राजस्व पर व्यय की अधिकता के परिणाम स्वरूप होता है, इसलिए विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, किस दिन सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया? तो आंसर सही है 3 दिसंबर 2015। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए कुल 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। दूसरा पॉइंट, राज्य सरकार ने गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। तो पहला पॉइंट, अ टोटल 20 करोड़ बजट इज प्रपोज्ड फॉर एग्रीटेक स्टार्टअप्स इन रूरल एरियाज, यानी पहला पॉइंट बिल्कुल सही। स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड 120 करोड़ फॉर सेटिंग अप काउ कंजर्वेशन, ये पॉइंट भी सही है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। निर्माण परिचालन हस्तांतरण यानी बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के संदर्भ में है। रियायत अवधि समाप्त होने के बाद सरकार स्वामित्व को किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करती है? नहीं, ये गलत हो गया। सरकार सुविधा का संचालन, रखरखाव एवं प्रबंधन करती है? नहीं। टोल या शुल्क के माध्यम से एकत्र किए गए राजस्व का उपयोग सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के लिए किया जाता है? ये भी गलत है। यहाँ पे सही क्या है देखिए, प्राइवेट कंपनी एग्रीज विद द गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन ए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल सही है। एक निजी कंपनी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करने हेतु सरकार के साथ सहमत रहती है। तो इसमें जो है दोस्तों डी पॉइंट सही है। सरकार क्या करती है, जो निजी साझेदार हैं उनको एक फिक्स टाइम के लिए जो है वित्तीय निर्माण और संचालन हेतु रियायत देता है, कुछ छूट देता है। निजी साझेदार एक सहमत रियायत अवधि के लिए सुविधा का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन करता है तथा शुल्क या टोल के माध्यम से अपने निवेश की वसूली करता है। जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर है, वो ले लेता है कि ठीक है हम यहाँ पे ब्रिज बनाएंगे, और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट से परमिशन लेता है और अपने टैक्स के द्वारा, शुल्क के द्वारा जो है वो वसूली करता है। रियायती अवधि के बाद कंपनी, सरकार या जो संबंधित जो राज्य होता है, सुविधा के स्वामित्व और संचालन का हस्तांतरण करता है। तो जैसे उस निजी कंपनी का जो है जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसे इन्वेस्टमेंट और जो लाभ है वो प्राप्त हो जाता है, उसके बाद जो है राज्य सरकार को वो हैंड ओवर कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा जो है डी जो है बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन देखते हैं 73, निम्नलिखित में से कौन समानुपाती न्याय से संबंधित है? समानुपाती न्याय यानी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस से संबंधित है ये। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया? क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर जो है 74, बॉम्बे प्लान योजना। तो बॉम्बे प्लान योजना जो है ये 1944 में स्टार्ट किया गया। दोस्तों पहले पार्ट में जो है हम 75 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे, और यदि आपको जो है वीडियो अच्छा लगता है तो जो हमारा चैनल है समता अकेडमी, इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज जो कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, और ईपीएफओ का भी जो है एग्ज़ाम होगा। तो ये सिलेबस जो है लगभग मिलते जुलते हैं सभी, तो हम लगातार टेस्ट सीरीज आपको देंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गोवर्धन योजना के अंतर्गत कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, ये जो है 500 यानी 500, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार गोवर्धन योजना के अंतर्गत वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे 500। तो दोस्तों आज के लिए जो है वीडियो यही समाप्त करते हैं और बहुत जल्द यानी वेरी सून हम सेकंड जो है पार्ट में देखेंगे 76 से लेकर 150 क्वेश्चन। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।